Welcome to the channel Deep So Show. This is Sayyeda Sabah Hashmi. Today, the topic is conducting a literature review using website for your thesis and research articles. यानी हम लिटरेचर रिव्यू कैसे कर सकते हैं वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए अपने थीसिस या रिसर्च आर्टिकल के लिए। तो मैं आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी दूंगी और उसके बाद मैं आपको एक डेमो भी दूंगी जिसको देख के आप बार बार अपना थीसिस या रिसर्च आर्टिकल का लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट कर सकते हैं वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए। लिटरेचर रिव्यू एक कंप्रिहेंसिव सर्वे है एग्जिस्टिंग नॉलेज का ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। यानी कोई टॉपिक है, आपके थीसिस का टॉपिक है, आपके रिसर्च का टॉपिक है। अब उस टॉपिक पे ऑलरेडी कोई नॉलेज होगी, उस टॉपिक पे किसी न किसी ने कुछ तो लिखा होगा, कोई रिसर्च की होगी, कोई थीसिस किया होगा, कुछ तो किया होगा। वो रिसर्च, वो नॉलेज, उसका आप जब कंप्रिहेंसिव सर्वे करते हैं तो उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। ये लिटरेचर रिव्यू आपके थीसिस का क्रूशियल कंपोनेंट होता है, आपके रिसर्च आर्टिकल का बहुत अहम पार्ट होता है, जो कि आपके रिसर्च आर्टिकल या थीसिस को प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट और आइडेंटिफाई करता है गैप्स इन रिसर्च कि इस एरिया में इस टॉपिक पे रिसर्च हुई तो है, लेकिन इस मेथडोलॉजी से हुई है, उस मेथडोलॉजी से नहीं हुई तो मैं कर लेता हूँ। या इस यूनिवर्स पे हुई है, यानी इंग्लैंड में हुई है, कराची में नहीं हुई तो मैं कराची में कर लेता हूँ। तो इस तरह से जब आप बात को सामने लेकर आते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को सामने रखते हुए, तो आपकी जो स्टडी है, आपकी जो थीसिस है, वो जस्टिफाई हो जाती है। तो ऐसे में वेबसाइट एक बहुत अहम टूल साबित होती हैं कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू के लिए, ठीक है? क्योंकि डिजिटल एज है, अगर आप वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो फिर जब एक चीज़ आपको अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई है तो आप कुफ़रान नेमत तो नहीं करोगे ना, तो आप उसको इस्तेमाल करें। तो ये एक प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप्स इसके सारे बताती हूँ एक-एक करके। जैसे कि सबसे पहले तो आपने करना है आइडेंटिफाई रेलिवेंट डेटाबेसेस एंड सर्च इंजन्स। जैसे अगर आपको कोयला निकालना है तो आपको पता है कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, तो आप उस चट्टान को ढूंढोगे, उस कान को ढूंढोगे जिसके अंदर आपको कोयला मिलेगा। अगर आपको मछली पकड़नी है तो आप समंदर में उस जगह, दरिया में उस जगह जाओगे जहाँ पे आपको पता होगा या सुना होगा आपने कि यहाँ पे मछलियाँ वाफर मिकदार में मिल सकती हैं, ठीक है? आपने वो जगह देख ली, मालूम कर लिए, वहाँ तक पहुँच गए, तो इस स्टेप को हम फर्स्ट स्टेप कहेंगे। जैसे कि एकेडमिक डेटाबेस हो सकते हैं, जहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज मिल सकती है। उस एग्जिस्टिंग नॉलेज में शामिल हो सकते हैं रिव्यूड आर्टिकल, पीयर रिव्यूड आर्टिकल, बुक्स, थीसिस, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको कौन से एकेडमिक डेटाबेस पे मिल सकते हैं? गूगल स्कॉलर, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। या फिर आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ में। लाइब्रेरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ बुक्स होंगे, डिजिटल लाइब्रेरी भी होती है। आप अपने मेन लाइब्रेरी में जाओ, मालूम करो वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह कहाँ है, डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ है, वहाँ पे भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो नॉलेज तक। उसके अलावा जर्नल सर्च इंजन, ये तो सबको ही पता है, गूगल कर लो, घर पे जाके गूगल कर लो। अच्छा जी, दूसरा स्टेप है डेवलप इफेक्टिव सर्च टर्म्स। अब आपको पता है कि यहाँ पे मछलियाँ हैं, ठीक है? अब आप मछलियों को पकड़ने के लिए कोई चारा तो लगाओगे, उस चारा लगाने को हम कह सकते हैं इफेक्टिव सर्च टर्म्स, ठीक है? तो उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? कीवर्ड्स, ठीक है? अब आपने कीवर्ड्स देखे वहाँ पे, जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें आपका टॉपिक है क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है? तो आप किस तरह के कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो? क्वालिटी ऑफ फूड, हाइजीनिक फूड, इस तरह के कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको एक्जिस्टिंग नॉलेज तक रसाई हो जाएगी। आप बूलियन ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हो, यानी एंड और नॉट, इस तरह के जो बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, आप उसको इस्तेमाल करके स्पेसिफिकली जो जानना चाह रहे हो ना, वो जान सकते हो। उसके अलावा आप
फ्रेश सर्च कर सकते हो, जैसे कि आपको स्पेसिफिकली कोई ख़ास कोटेशन है वही ढूँढनी है जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ है, कुछ और भी हो सकता है, किसी ने कुछ फ़रमाया हो सकता है, किसी की कोई थ्योरी स्पेसिफिक हो सकती है या किसी बड़ी शख्सियत ने फ़रमाया हो सकता है, कायद-ए-आज़म ने फ़रमाया, गांधी जी ने फ़रमाया, इस तरह की चीज़ें कुछ हो सकती है जो आपको एग्ज़ैक्ट वर्ड चाहिए तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें कोटेशन मार्क्स लगा के ढूँढ सकते हो। फिर उसके बाद आपका आता है थर्ड स्टेप। अभी तक आपने क्या किया है, पहले स्टेप में आपने देख लिया कि जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगी कहाँ। दूसरे स्टेप में आपने किया है जो चीज़ आपको चाहिए, जहाँ मिलेगी वहाँ पे आप उसको कैसे ले सकते हो। अब तीसरी चीज़ है इवैल्यूएट ऑफ क्वालिटी ऑफ सोर्सेज़, ठीक है? अब आपको जो चीज़ मिल गई है, आप उसकी क्वालिटी चेक करोगे, ठीक है? अब जो आपको आर्टिकल मिला है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है उससे पता चलेगा कि क्या वो पीयर रिव्यूड है, यानी कि बहुत सारे जर्नल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है पीयर रिव्यू, ब्लाइंड पीयर रिव्यू, डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। तो इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने जो आर्टिकल सारे वहाँ पे पब्लिश किए हैं, उससे पहले उन्होंने रिव्यूअर से उस आर्टिकल की, उस रिसर्च पेपर की क्वालिटी की और एक्यूरेसी की असेसमेंट करवाई है, तब जाके उसको पब्लिश किया। ये नहीं कि बस जो आने दो, बस पब्लिश करो, नहीं। पीयर रिव्यू का मतलब यही होता है कि रिव्यूअर ने उसको पहले असेस किया है, ठीक है? तो अब जो आपको एक्जिस्टिंग नॉलेज चाहिए ना, जिसको आपने रिव्यू करना है, अपने लिटरेचर रिव्यू में शामिल करना है, उसकी क्वालिटी पहली इस चीज़ से पता चल रही है कि वो पीयर रिव्यूड है। दूसरी ये है कि वो पब्लिश कहाँ हुई है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे जर्नल्स हैं, यानी जिनकी रेपुटेशन जर्नल्स की बहुत अच्छी है या पब्लिशर्स की बहुत अच्छी है, तो उससे क्वालिटी पता चल जाती है। फिर ऑथर की क्रेडिबिलिटी, यानी जिस ऑथर ने वो आर्टिकल लिखा है, बुक लिखी है, थीसिस लिखा है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है? यानी वो पीएचडी है कि एमफिल है, एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि वो क्या है, लेक्चरर है या प्रोफ़ेसर है, ऑब्वियसली प्रोफ़ेसर का एक्सपीरियंस लेक्चरर से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप ऑथर की क्रेडिबिलिटी को भी मद्देनज़र रखोगे, तो आप अच्छे से अच्छे आर्टिकल ढूँढ पाओगे, तो आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिलेगी। बाकी एक चीज़ जो है वो है डेट। जो आप आर्टिकल ले रहे हो वो अप टू डेट होना चाहिए। वैसे तो कोशिश करो, किसी भी सर्च इंजन पे जाते हो किसी भी एकेडमिक डेटाबेस पे जाते हो, जैसे गूगल स्कॉलर पे गए, वहाँ पे फ़िल्टर में जाओ, यहाँ पे सिंस 2024 पे ही क्लिक करो। अगर डेटा नहीं मिल रहा है, आर्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप ढूँढ रहे हो, तो थोड़ा-सा पुराना देख लो, सिंस 2023। नहीं मिल रहा, फिर थोड़ा-सा और पुराना देख लो, सिंस 2020। फिर अगर नहीं मिल रहा तो कस्टम रेंज पे जाके थोड़ा और पुराना देख लो, लेकिन 10 साल से पुराना मत देखना, ठीक है? क्योंकि अप टू डेट नॉलेज को ही हमने कंसीडर करना है, ठीक है? उसके बाद हमारा 4th पार्ट आता है। पहले स्टेप में आपने क्या किया? वो जगह ढूँढ ली जहाँ से आपको आर्टिकल मिलेगा। फिर वो इफेक्टिव सर्च टर्म्स ढूँढ ली कि वो कैसे मिलेगा, और जब वो मिल गया है आर्टिकल, थीसिस वगैरह, उसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी देखनी है आपने उसकी। और फिर जब वो सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, तो आपने उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। जैसे अगर आपने मछलियाँ पकड़ ली हैं, तो आप उसको छोटी मछली को अलग बास्केट में, दरमियानी मछली को अलग बास्केट में और बड़ी मछली को अलग बास्केट में रखोगे, या व्हेल को आप अलग कंटेनर में रखोगे, डॉल्फिन को अलग कंटेनर में रखोगे, गोल्ड फिश को अलग कंटेनर में रखोगे। इसी तरीके से आपको जब आर्टिकल्स मिल गए हैं, तो आपने उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से जो आर्टिकल्स दिए हैं उसके की पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है? आपने उसको नोट टेकिंग करनी है, कहीं न कहीं आपने लिखना है, उसकी साइटेशंस बनानी है, ठीक है? और आपने उसके बारे में अपने थॉट्स लिखते जाने हैं, ताकि वो आपको बाद में जब आप उसका फाइनल ड्राफ्ट बनाओगे तो उसमें वो काम आएँगे। कहाँ काम आएँगे मैं बताऊँगी। तो साइटेशन मैनेजमेंट के लिए मैंने आप लोगों को ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाया था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, सर्च कर लीजिए ऑनलाइन रेफरेंस जनरेटर, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने आउटलाइनिंग करनी है। डेटा को आपने ग्रुप करना है, जैसे कि आपने ढूँढा क्वालिटी ऑफ फूड इन कैंटीन्स। तो अब जो आपको आर्टिकल्स मिले हैं स्कूल कैंटीन्स के बारे में, कि स्कूल कैंटीन्स के अंदर क्वालिटी ऑफ फूड क्या है, तो वो सारे आपने उस हेडिंग में, उसके हेडिंग के अंदर लिख दिए।
यानी हेडिंग डाली क्वालिटी ऑफ फूड इन स्कूल कैंटीन्स और उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स मिले थे आपने वहाँ पे लिख दिए, सारे के सारे कॉपी पेस्ट कर दिए। उसके बाद हेडिंग डाली क्वालिटी ऑफ फूड इन कॉलेज कैंटीन, तो जितनी भी आपको रिसर्च ऐसी मिली थी जिसमें क्वालिटी ऑफ फूड कॉलेज कैंटीन में रिसर्च किया गया था, तो आपने वो सारे आर्टिकल वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए। और फिर क्वालिटी ऑफ फूड इन यूनिवर्सिटी कैंटीन, इसकी हेडिंग डाली और उसके बाद आपने सारे वो वाले आर्टिकल वहाँ पे शामिल कर दिए उस हेडिंग के अंदर, या और कोई भी हेडिंग आप बना सकते हो कि इसके बारे में टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, इसके बारे में स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह की हेडिंग्स आप बना के, इन हेडिंग को आप यहाँ पे थीम्स भी कह सकते हो बात को समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे। फिर उसके बाद आपका फाइनल स्टेप आएगा कि अब फाइनली आपने उसको प्रॉपर्ली लिखना है, लिटरेचर रिव्यू को, ठीक है। सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन दोगे, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, फिर अपने टॉपिक के बारे में बताओगे कि इस टॉपिक के बारे में, ये टॉपिक क्या है, क्वालिटी ऑफ फूड क्या होती है, क्यों उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ फूड इन कैंटीन्स के बारे में अगर बात कर रहे हो तो अगर स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, अगर उनको माल न्यूट्रिशन मिल रही है या ख़राब फूड मिल रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है या अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं मिल रहा है, तो जब उनकी सेहत ही ख़राब होगी तो वो पढ़ेंगे क्या, कितनी मेहनत करेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पढ़े-लिखे लोग आते हैं ना, तालीम दी जाती है। वहाँ पे भी अगर लोग इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझ रहे तो कहाँ समझेंगे, ठीक है? एक ठेले की फूड क्वालिटी में और एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फूड क्वालिटी में फ़र्क होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि यहाँ पे पढ़े-लिखे लोगों की एक जगह है जो इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, इन चीज़ों की अहमियत को समझते हैं, ठीक है? तो अब आपने इस तरीके से बात करके अपने इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस को बता दिया। फिर आपने बॉडी बनाई उसकी, यानी कि जितने भी आपको आर्टिकल्स मिले हैं, आपने उसके की पॉइंट्स को समराइज़ कर दिया, लेकिन इस तरीके से इन टेक्स्ट साइटेशन के साथ। इन टेक्स्ट साइटेशन मतलब कि इस ऑथर ने इस ईयर में ये रिसर्च कंडक्ट की थी इस मेथोडोलॉजी के साथ और उनका ये फाइंडिंग्स आई थी। ये सारी बातें आपको किसी भी आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाएँगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट उसको इस तरीके से लिख दिया, उसके बाद कंक्लूजन में आखिरी पैराग्राफ में आपने सारे मेन पॉइंट को समराइज़ कर दिया और आपने हाइलाइट कर दिया गैप कि भई स्कूल, कॉलेज पे तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई हुई है, यूनिवर्सिटी पे कम हुई हुई है, तो मैं यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स पे कर रहा हूँ, या स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव लेके तो बहुत रिसर्च हुई हुई है, टीचर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं हुई हुई, तो मैं टीचर के पर्सपेक्टिव से कर लेता हूँ। इस तरीके से आपकी स्टडी भी जस्टिफाई हो जाएगी और गैप को भी आप सामने लाके दे दोगे तमाम सबूतों के सामने रखते हुए, ठीक है? तो अब मैं आपको इसका ना डेमो करके दिखाती हूँ। फ़र्ज़ कीजिए ये एक गूगल है, ठीक है? आप इस पे गए, आप गूगल स्कॉलर पे गए, आपने यहाँ पे कीवर्ड्स लिख दिए क्वालिटी ऑफ फूड इन कैंटीन्स, ठीक है? अब यहाँ पे पुराने-पुराने भी आ रहे होंगे, ठीक है? 2014, 2009, 2019 हमें चाहिए 2020 से, ठीक है? तो अब आपने क्या किया, ये आर्टिकल है, इसको आपने अलग उसमें खोला, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। दूसरे को भी खोला, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब। मैं एक साथ खोल रही हूँ, आप अलग-अलग भी खोल सकते हो। आप इस पे गए, आपने इसका टाइटल कॉपी किया, आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला, यहाँ पे पेस्ट किया, क्यों किया वो मैं बताऊँगी, कैसे ये हेल्पफुल होता है हमारे लिए। आपने इसको ऑथर के नेम्स लिख दिए और साथ में आपने इसकी दिन तारीख भी लिख दी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे इसका एब्स्ट्रैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। काम को फ़ास्ट और ईज़ी बनाने के लिए जो तरीके हैं मैं वो बता रही हूँ जस्ट आपको। आप और भी तरीकों से कर सकते हो, इस तरीके से करोगे तो आसान और फ़ास्ट रहेगा, ठीक है? यही सेम प्रोसेस आपने सबके साथ करना है। ये क्यों कह रही हूँ टाइटल? क्योंकि इन टाइटल से जब आप सारे ही आर्टिकल्स के टाइटल अपने पास सेव रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप उससे मिलते-जुलते लेकिन थोड़े-से यूनिक टाइटल कैसे अपने रिसर्च के लिए चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख देने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपसे बाद में ड्यूरिंग प्रोसेस रेफ़रेंस लिंक गुम हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपके पास जब मौजूद हैं,
तो आप इससे मैन्युअली भी रेफरेंसिंग कर सकते हो, इन टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंसिंग कर सकते हो, या फिर दोबारा इन्हीं चीज़ों को नज़र रखते हुए आप इसकी साइटेशन ऑनलाइन टूल्स के ज़रिए भी कर सकते हो। इसलिए इसको तब तक अपने पास ज़रूर रखो जब तक कि आप फाइनल ड्राफ्ट नहीं बना लेते, जब तक आपका काम पूरा लिटरेचर रिव्यू का मुकम्मल नहीं हो जाता। ये अभी रफ ड्राफ्ट बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले स्टेप में आपने रफ ड्राफ्ट ही बनाना होता है, ठीक है? अब 2 तरीके हैं, या तो आप इसका नाम ऑनलाइन टूल पे जाके सेट करो, तो ये खुद ब खुद आपको इसकी रेफरेंसिंग करके देगा, लेकिन पहले आपसे ये पूछेगा कि आप इसी की बात कर रहे हो? आप कहोगे हाँ, यही वाला नाम है, ठीक है? आपने इसको चूज़ किया, आपने इसको सिलेक्ट किया, तो ये आपके सामने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया रेफरेंस, और यहाँ पे आपने इसका रेफरेंस दे दिया, ठीक है? और इसकी इन टेक्स्ट साइटेशन आपने कहाँ इस्तेमाल करनी है? 2 तरह की है। पैरेंथेटिकल अगर है तो आप क्या करोगे? इसको कॉपी करके कहाँ लिखोगे? बात के आखिर में, ठीक है? बात के आखिर में आप इसको लिखोगे। इस तरह की जो होती है ना, जो कि पूरी की पूरी ब्रैकेट में होती है, आपने एक बात कह दी और इसका रेफरेंस दे दिया कि भाई ये वाली बात जो मैंने कही है ना, ये किसी और ऑथर से मैंने ली थी और आपके सामने कहती है। इस तरह से आपकी बात भी ना बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाती है कि सिर्फ़ आप ही नहीं, बड़े-बड़े या फिर दूसरे ऑथर्स भी यही बात कह रहे हैं। और अगर आपने इन-टेक्स्ट साइटेशन जुमले के शुरू में करनी है, तो आपने नैरेटिव, जब आप किसी का नैरेटिव बता रहे हो, तो आप इस तरह से करोगे ना जुमले के शुरू में, कि यूँ अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू, ठीक है? यहाँ पे आपने कॉमा लगाया। सेम इस तरीके से आपने सारे ही रिसर्च आर्टिकल के साथ करने हैं, लेकिन आपने इसके अंदर थर्ड फॉर्म और थर्ड पर्सन को अप्लाई करना है। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक और आर्टिकल है, ठीक है? पहले आपने नाम से सर्च किया था, अब आप इसको लिंक से भी कर सकते हो। ये सब कुछ मैं आपको दूसरे पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। जब तक ये साइट हो रहा है, जब तक हम अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ पे जाते हैं और इसको, ये सब कुछ ऑथर नेम और टाइटल यहाँ पे करते हैं कॉपी पेस्ट। इसका एब्स्ट्रैक्ट भी कॉपी पेस्ट करते हैं। इसका एब्स्ट्रैक्ट भी कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है जी। अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस रिसर्च वाज कंडक्टेड, ये जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इन टेक्स्ट एडिशन कर देंगे, ऑथर एयर हैव असिस्ट, ठीक है? मैं भी आपको डेमो दे रही हूँ, तो मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको। इतने में यहाँ पे हमारे साइटेशन गरमा-गरम पक के तैयार हो गया। तो आपने ये नैरेटिव वाला उठाया, यहाँ पे आपने लिखा हैव, थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने, हैव असिस्ट। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे मैंने हैव असिस्ट कर दिया, ठीक है? कौन सी लगा दी मैंने? थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है? और यहाँ पे, जहाँ पे भी आप देखेंगे अगर आई या वी लिखा हुआ है ऑथर ने, तो हम वहाँ पे ही या दे लिख देंगे, ठीक है? खैर ये आप लोग ढूँढ लीजिएगा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि इन लोगों ने अपने आप को, ऑथर ने अपने एब्स्ट्रैक्ट में खुद को आई या वी लिखा हुआ है, तो आपने उसको दे या ही कर देना, ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ये सारे काम करने के बाद आपने इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ना है, ठीक है? और ये जो सारी मालूमात आपके सामने आएगी, आपने उसको समराइज़ करके आखिर के पैराग्राफ में लिखना है अपने अल्फाज में, ठीक है? एआई से जनरेट करके लिखोगे, वो पकड़ा जाएगा। टूल्स सारे ऐसे मौजूद हैं, जिससे अब सब कुछ सामने आ जाता है कि ये बच्चे ने खुद लिखा है या ये किसी एआई टूल से लिखवाया गया है, ठीक है? अच्छा जी, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं।
अब बात ये भी है कि लिटरेचर रिव्यू करते क्यों हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगी अगली वीडियो में, क्योंकि ये वाली जो वीडियो थी वो इस बारे में थी कि कैसे करना है, क्यों करना है इस बारे में नहीं थी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस बारे में भी वीडियो बनाऊँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।